गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो कवर किया था, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहली बात होती है कि बायनोमियल थ्योरम क्या है, कैसे, क्या क्या पढ़ेंगे। खैर वो सब तो अपन कवर कर लेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं पहले। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसकी जब हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो एक क्वेश्चन की है मेंस में, और एक ही क्वेश्चन की एडवांस में डायरेक्ट वाइज, एंड इनडायरेक्टली मतलब क्वेश्चंस के अंदर ही कई तरीके से कई जगह पे हमसे पूछा जाता है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, वो ये आता है कि एक क्वेश्चन जो आता है वो शॉर्ट शॉर्ट आता है क्या? हाँ, मैं बोल सकता हूँ मेंस में तो ऑलमोस्ट मान लो कि आपको मिल जाता है, क्योंकि अब तो काफी पेपर हो रहे हैं, बट हर पेपर में ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मिलेगा मेंस में 6 पेपर आपके अगर होने हैं तो उन 6 पेपर में किसी न किसी पेपर में मिलेगा, बट शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, और एडवांस में शॉर्ट शॉर्ट इस पे क्वेश्चन आएगा ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बट चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत जगह हम करते हैं, इससे बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स की। ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायनोमियल। मैंने हेडिंग डाल रखी है बायनोमियल थ्योरम, क्या होता है, कैसे किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायनोमियल के अंदर क्या हम पढ़ रहे होते हैं। तो जो हम बायनोमियल के अंदर पढ़ रहे होते हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट होता है कि बायनोमियल कहते कैसे हैं। किसी भी दो टर्म कनेक्टेड अगर रिलेशंस की हम बात करते हैं ax प्लस by, अब ax प्लस by की जगह पे मैं cx प्लस dz लिख दूं, ex प्लस fy लिख दूं, x प्लस 1/x लिख दूं, x प्लस 1/√x लिख दूं, ये सब मिलकर के दो टर्म मतलब बायनोमियल, सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल, तीन टर्म मतलब ट्राइनोमियल। तो बायनोमियल की पावर में अगर मैं n चढ़ा देता हूं तो ये n टर्म्स के एक्सपेंशन के बारे में बात कर ली थी। यूजुअली सबको पता होता है इसके एक्सपेंशन को कैसे लिखते थे, हम लिख देते हैं। तो पहला टर्म आएगा nc0 यहां से बनेगा a की पावर ax की पावर n और by की पावर 0, ठीक है। इस तरीके से जब मैं नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो अपने पास आएगा nc1 ax की पावर n-1 by की पावर 0, और ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा हमारे पास ncn ax की पावर 0 और by की पावर n। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। जहां पे ये जो NCR है ये बायनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं, NC0, NC1, NCn। इस वाले टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इस वाले टर्म को बोलते हैं सेकंड टर्म। तो लास्ट वाला टर्म हमारा क्या कहलाता है? T ऑफ n+1 टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां से कितने निकल के आते हैं? n+1। अगर पावर में n बैठी है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आते हैं? n+1। इसमें इसी का एक पर्टिकुलर केस होता है जिसको हम लोग बेसिकली वर्कआउट करते हैं हम लोग x प्लस y के पावर n को। तो अगर मैं इसके एक्सपेंशन को लिखता हूं तो इसके जनरल टर्म के करस्पॉन्डिंग लिख देता हूं समेशन के फॉर्मेट में, बन जाएगा NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r मूव करेगा 0 से लेकर के n तक। और एक पर्टिकुलर केस यहाँ होता है तो हम लोग और इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। x को 1, यहाँ पे मैंने a और b को 1 1 रख लिया, x को 1 और y को x रख देते हैं, तो 1 प्लस x की पावर n, that will become out to be sigma r is equals to 0 to n, r is equals to 0 to n, n c r x की पावर r, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्लस की जगह पे माइनस को रख देते हैं, तो यहाँ पे रहता है 1 माइनस x की पावर n should be equals to sigma r is equals to 0 to लेकर के n, n c r into -1 की पावर r x की पावर r। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है जिनको हमें पता होना चाहिए बायनोमियल के अंदर, और इनके एप्लीकेशन पे हम एक क्वेश्चन के थ्रू क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें को हम हैंडल करते हैं, वो एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा मैं। इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको थ्योरी में इसको कवर कर रहा हूं, टाइम वेस्ट हो जाए वो अपना, ठीक है। ये जनरल टर्म होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चन को। आइए ये क्वेश्चन लेते हैं और सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या रहा है, लेट अस अज्यूम मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। तो मान लो पहला क्वेश्चन लिया हमने एग्जांपल नंबर 1 कि अपन ने कंसीडर किया है इन एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3/x की पावर 11 फाइंड। बहुत सारी चीजें उनसे पूछते जाएगा, हम उनको एक करके करते जाएंगे। पहली चीज मान लो उनसे पूछ रहा है फाइंड जनरल टर्म
क्या होगा इसका, ठीक है, इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं आर एट टर्म, आर प्लस वन एट टर्म, ठीक है। जनरल टर्म क्या होगा, इसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं टी ऑफ आर प्लस वन एट टर्म। इसी के बिहाफ पे अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड T9 क्या होगा, वो बताना होगा। फिर आपसे मैं पूछने जा रहा हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो बताना है आपको। फिर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ T7 क्या होगा वो बताइए। फिर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T10 क्या होगा वो बताइए। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग बात करते हैं, कोफिशिएंट कलेक्ट करना, ये सब करना। चलिए क्या है, इसी से बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी एनसीआर की बात करें, टर्म कोफिशिएंट, इसको हम लोग टर्म कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ T7 मतलब टर्म कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब T10 का बाइनोमियल कोफिशिएंट, एनसीआर का टर्म, T9 मतलब नाइन्थ टर्म बताइए, जनरल टर्म मतलब T ऑफ R प्लस 1 बताइए। आइए एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम पहला देख रहे हैं, तो पहला हमें कह रहा है इस 2x माइनस 3/x की पावर 11 में फाइंड T ऑफ R प्लस 1। तो जब हमें T ऑफ R प्लस 1 निकालना तो सीधे सीधे लिखेंगे T ऑफ R प्लस 1। तो T ऑफ R प्लस 1 हमारा हो जाएगा 11CR इंटू 2x की पावर 11 माइनस R इंटू माइनस 3/x की पावर R। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, जो डिमांड करेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए उसने सेकंड पार्ट में आपसे पूछा T9 बताओ। तो T9 ध्यान देना इसमें, T9 मतलब नाइन्थ टर्म चाहिए मैं। तो नाइन्थ टर्म को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, R प्लस 1। अगर हम ऊपर से कंपेयर करें तो R की वैल्यू एक्चुअली में कितनी आती है, 8। ये बहुत सी मिस्टेक होती है, ध्यान रखना आप लोग। R की वैल्यू 8 हो गई, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया 11C8 इंटू 2x की पावर 11 माइनस 8 इंटू माइनस 3/x की पावर 8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो बन जाएगा 11C8 2 की पावर 3 की पावर 8 इंटू x की पावर माइनस 5, ठीक है। चलिए अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। जितनी पावर होती है उससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। टोटल टर्म्स कितने होंगे, तो T ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो ये 12 आ गया, ये हमारा नाइन्थ टर्म आ गया। क्लियर, मैंने ऊपर जनरल टर्म लिख रखा था, R की वैल्यू को डायरेक्टली भी इंटरप्रेट करा करके चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसने बोला कोफिशिएंट ऑफ T7 क्या होगा। तो सबसे पहले हम T7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में जा रहे हैं, T7 की बात कर लेते हैं। T7 का मतलब बताइए, T7 मतलब R की वैल्यू 6। शानदार बात, R की वैल्यू 6। तो आइए प्यारे बच्चों, R की वैल्यू 6 देते हैं तो 11C6। सबसे पहले तो हमें R निकालना पड़ता है। जब भी किसी जनरल टर्म की बात करी जा रही है, जब भी किसी टर्म की बात करी, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, R को कैलकुलेट करते हैं। तो जब T ऑफ 7 दिखा मतलब R 6 दिखा, तो हमने R की वैल्यू 6 रख दी। तो मैंने R की वैल्यू 6 रख दी, यहां से इंटरप्रेट कर लिया, तो ये बन गया 11C6 इंटू 2x की पावर 11 माइनस 6 मतलब 5 माइनस 3/x की पावर 6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ये बन गया 11C6 2 की पावर 5 3 की पावर 6 इंटू x की पावर इंटू 1/x। 5 और 6 तो 1 बचेगा। अब उसने हमसे ये नहीं पूछा था, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कोफिशिएंट बताइए किसका, T7th टर्म का कोफिशिएंट ऑफ टर्म, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म। तो हमें टर्म कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल को छोड़ करके, आई रिपीट, जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल को छोड़ करके जो भी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम टर्म कोफिशिएंट बोलते हैं। इस पूरी पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका आएगा टर्म कोफिशिएंट, कितना, 11C6 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर उसने बोला बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T10 बताइए। तो सबसे पहले T10 की बात कर लेते हैं। तो जब T10 की बात करेंगे यहाँ पे बताइए मेरे साथ, T10 मतलब R की वैल्यू 9। शानदार बात, हमारा एक्सप्रेशन बना 11C9। ऊपर से देखते हैं ना, किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो 2x की पावर 11 माइनस 9 दैट इज 2 इंटू माइनस 3/x की पावर
11 minus 9, that will be come out to be 9. ये कौन सा टर्म है? T10. क्या पूछा उसने? अब क्या उसने पूछा आपसे बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ. कौन सा कोफिशिएंट बताओ? बाइनोमियल कोफिशिएंट. तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा सिर्फ? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा सिर्फ 11C9. क्या होगा? 11C9. तो आइए आगे के दो क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग. तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. डिसिमिलर टर्म्स का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो आपसे? डिसिमिलर टर्म्स का मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है मेरे प्यारा बच्चों, हर एक टर्म में अलग अलग एक्स की पावर हो, एक्स की पावर 1 हो, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर ऑनवर्ड्स. तो हम क्या कर रहे हैं आपको भी दिख रहा होगा. जब इसको घूरेंगे तो पेपर में तो आप क्या हवाइयां उड़ जाएंगी. क्यों हवाइयां उड़ जाएंगी? भैया हम तो पढ़ के आए थे बाइनोमियल, यहाँ तो पूछ लिया गया मल्टीनोमियल. भाई कोई भी मल्टीनोमियल नहीं होता है, ध्यान रखना है. थोड़े से एक्सपेंशन होते हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए. इसमें एक ही एक्सपेंशन होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी की होल पावर 4, a प्लस बी की होल पावर 4. कभी कभी 5 तक जाता है. जैसे इसमें अगर आपने जो मैंने बोला अब आपको क्लिक करा होगा. क्लिक करा? बिल्कुल करा. क्या किया? ये देख करके एक चीज याद आई. किसकी याद आई? याद आई, बड़ी याद आई. वो याद ये आई कि आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है. तो ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब की पावर 20. ये फॉर्मूला लिखा हुआ था. किसका फॉर्मूला लिखा था? a माइनस बी का होल क्यूब का. तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा तो यहाँ से y इक्वल्स टू निकल के आया होगा 1 माइनस एक्स की पावर 60. अब 1 माइनस एक्स की पावर 60 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 61. तो कितने टर्म्स आएंगे? 61. क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे वो सब डिसिमिलर होंगे? बिल्कुल सब क्या होंगे? डिसिमिलर. मतलब कोई भी एक टर्म दूसरे में जनरेट नहीं कर रहा होगा. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स. बहुत शानदार क्वेश्चन है. नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स. ये क्वेश्चन आते रहते हैं. नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या है, रैशनल टर्म्स क्या है, मिडिल टर्म क्या होता है, भी हम लोग उसको पढ़ेंगे. तो रैशनल टर्म मतलब होता है जिसकी पावर इंटीजर हो. सिंपल सा फंडा ये, वो सारे टर्म्स रैशनल टर्म्स कहलाते हैं जिसमें कोई भी रूट का टर्म ना बैठा हो. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख देते हैं. तो जैसे मैं इसका जनरल टर्म आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आप लिख लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1000 CR इंटू 9 की पावर 1/4 की पावर 1000 माइनस R और साथ में बैठेगा 8 की पावर 1/6 की पावर R. तो मेरे प्यारे बच्चों 9 और 8 बैठा हुआ तो थोड़ा सा सजा देते हैं हम लोग. तो बन जाएगा 1000 CR 3 की पावर 2. तो ये बन जाएगा 1000 माइनस R/2 और ये आ जाएगा 2 की पावर 3. तो ये बन जाएगा 2 की पावर R/2. अब कौन कौन से टर्म्स रैशनल होंगे? वो सारे टर्म्स रैशनल होंगे, वो सारे टर्म्स रैशनल होंगे जो इनको क्या बनाते हैं? इंटीजर. ध्यान से ऑब्जर्व करिए. 1000 माइनस R/2 और R/2 दोनों एक साथ इंटीजर है. तो कौन कौन सी R की वैल्यूज है जिनको इंटीजर बनाएंगे? जितनी भी R की इवन वैल्यूज होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 2 4 एंड लास्ट वन इज 1000. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से कितने रैशनल इवन पावर्स आएंगी? 501. कितने रैशनल टर्म्स होंगे? 501. टोटल टर्म्स कितने होते हैं इसके? 1001. 501 क्या है? रैशनल. तो बाकी क्या है? इरैशनल. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे आ रहे हैं. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 5 के पावर n. बेटा मिडिल टर्म क्या होता है ये उसको देखते हैं. तो मिडिल टर्म इन x प्लस 5 की पावर n. तो मिडिल टर्म अपने पास किस तरीके से डिफाइंड होता है? अगर n इवन दे रखा है, अगर n इवन दे रखा है तो एक मिडिल टर्म होगा वो होगा n प्लस 2/2. और अगर n ऑड दिया गया, अगर n मतलब पावर जो दे रखी है एक्सपेंशन में वो ऑड दे रखी है, तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगे. एक होगा t ऑफ n प्लस 1/2 और एक होगा t ऑफ n प्लस 3/2. आइए सिंपल सा इलस्ट्रेशन दे रखा है, कैसे वर्कआउट करते हैं उसको देख लेते हैं. फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x² 2 की पावर 14. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप n को ऑब्जर्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14. क्योंकि n की वैल्यू 14 दे रखी है, n इवन दे रखा है, तो जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा मुझे वो कैलकुलेट करना होगा. तो हम लिखेंगे t ऑफ 14 प्लस 2/2. तो दैट विल बी कम आउट टू बी t ऑफ 8. तो t8 हमारा मिडिल टर्म कहलाएगा. t8 हमें कैलकुलेट करना होगा. तो t8 मतलब हो गया t ऑफ 7 प्लस 1. फॉर्मूला लगा रहा हूँ जनरल टर्म का. तो 7 प्लस 1 का मतलब 14c7 इंटू 1 की पावर 7 इंटू माइनस x² 2 की पावर 7. कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आंसर आता है ये बता देता हूं मैं आपको. सिंप्लीफिकेशन है, खुद कर लीजिएगा. तो ये कैलकुलेट करके आपको देगा माइनस का 429/16 इंटू x की पावर 14.
करेक्ट है। कई बार ऐसा होता है इसमें क्वेश्चन, फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, फाइंड द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। तो अगर इसमें मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा तो हमारा आंसर आता 14c7। अगर उनसे टर्म कोएफिशिएंट पूछता तो माइनस का 429/16। जब भी कभी टर्म कोएफिशिएंट निकालना हमेशा याद रखना है जितने वेरिएबल है सबको 1 से रिप्लेस कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है हम किस आर्टिकल पे वर्कआउट करने जा रहे हैं। जैसे भी अपन ने जनरल टर्म की बात कर ली, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर ली, टर्म कोएफिशिएंट की बात कर ली, टर्म की बात कर ली मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं टर्म कंटेनिंग स्पेसिफाइड पावर्स ऑफ x। कुछ पर्टिकुलर पावर्स होती है, जैसे पावर किसी एक्सपेंशन में पूछते हैं x की पावर 5 बताओ, x की पावर 7 बताओ, या x और y दोनों में बैठा हो तो दोनों की पावर पूछ सकता है। और एक आर्टिकल होता है द टर्म कंटेनिंग या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। दो आर्टिकल अपन कवर करना है यार, एक तो कंटेनिंग स्पेसिफाइड पावर्स ऑफ x है ये पूरा आर्टिकल, और एक है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर 0 की बात कर रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब x ना हो किसी भी एक्सपेंशन में, ax की पावर अल्फा प्लस bx की पावर बीटा की पावर n कुछ भी मैनिपुलेशन होता है तो मैंने जनरल लिख रखा है। दो इलस्ट्रेशंस मैंने ले ली सिंपल से। पहला क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -17 इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 - 1/x³ की पावर 15। तो x की पावर -17 का कोएफिशिएंट क्या होगा वो हमें बताना है। तो आइए उसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम मैं इस एग्जांपल को 1 लिख देता हूं, इस एग्जांपल को 2 लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो ध्यान देना बेटा मैं क्या कर रहा हूं। जो सबसे प्यारी चीज होती है बाइनोमियल के अंदर वो होती है क्वेश्चन का फटाफट होना। क्वेश्चन का फटाफट होना कैसे होता है, सबसे पहले थॉट प्रोसेस कुछ भी करना हो कैसा भी क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले किसकी बात करनी होती है, सबसे पहले हमें बात करनी होती है कोएफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म की। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें जनरल टर्म लिखने जा रहे हैं। तो t ऑफ r+1 लिख देता हूं मैं इसमें। तो t ऑफ r+1 इसके एक्सपेंशन का क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आएगा 15cr। पहले वाले की पावर n-r, यानी कि you'll get the value x की पावर 4 की पावर 15 - r, और दूसरे वाले की पावर r, दूसरा वाला कितना है -1/x³, तो इनटू -1/x³ की पावर r। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने क्या वर्कआउट करा, ठीक है, इसको लिख दिया। यहां से क्या करना, सबको r की पावर्स को सजाना। तो यहां से आ जाएगा t ऑफ r+1 शुड बी इक्वल्स टू 15cr, ठीक है, -1 की पावर r। कोएफिशिएंट को मैंने बाहर निकाला, x की पावर पे चला गया, तो 15 4 60 -4r यहां से देगा, और -3r यहां से आएगा। यानी अल्टीमेटली जो हमारे पास x की पावर आ गई वो कितनी आ गई बेटा, वो आ गई 16 - 7r। कितनी आ गई, 16 - 7r। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा बेटा x की पावर -17 का कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट पूछा है x की पावर -17 का, तो हम इसको x की पावर -17 से मतलब -17 से कंपेयर कर देते हैं। तो 16 - 7r इक्वल्स टू -17। -17 को उधर ले जाएंगे और 16 को उधर लाएंगे, तो अल्टीमेटली यहां से जो हमारे पास r की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 60। 7 डिवाइड बाय 7, अल्टीमेटली वैल्यू शुड बी कम आउट टू बी 11। क्या आया, 11। यानी कि कौन सा टर्म है इसके एक्सपेंशन में जो x की पावर -17 को कंटेन कर रहा है, तो वो टर्म कौन सा टर्म है, R11 मतलब T10। तो T12 11 मतलब T12 कंटेनिंग किसको, x की पावर -17 को। पहली चीज तो लेकिन उसने नहीं मांगा, तो बोला कोएफिशिएंट बताओ। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, अदर देन द इंडिपेंडेंट। तो अदर देन इंडिपेंडेंट मतलब कि r की वैल्यू 11 रख करके ये जो बनेगा ये कोएफिशिएंट को जनरेट करेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -17 आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -17 आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 15c11 इनटू -1 की पावर 11 मतलब नेगेटिव साइन के साथ। तो 15c11 इसको -15c11 हमारा आंसर आएगा। -15c11 को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरल टर्म में लिख करके x की पावर को कलेक्ट करेंगे। x की पावर को कलेक्ट करने के बाद जो पावर आएगी उस पावर को जिस भी पावर से कंपेयर करना उस पावर से कंपेयर करके क्या निकालेंगे, r, और r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अपन आंसर निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म। वैल्यू बतानी है इसमें, कोएफिशिएंट को पूरी वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x² + 1/x की पावर 12। चलिए वही सेम क्वेश्चन, सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम कांसेप्ट लगेगा। सेम कांसेप्ट क्या कहता है, x² + 1/x की पावर 12 का जनरल टर्म लिखा, t ऑफ r+1
दैट विल बी 12CR x स्क्वायर की पावर 12 माइनस r इंटू 1/x की पावर r। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन मैंने लिया। अभी अपन जेईई मेन से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें चीजों को और शानदार तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ से t ऑफ r प्लस 1 आ जाएगा 12CR इंटू x की पावर 24 माइनस 3r। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया x की पावर 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x इंप्लाइज x की पावर 0। x की पावर 0 मतलब इसको 0 के बराबर कर दिया। तो जैसे आपने इसको 0 के बराबर किया, r की वैल्यू आ गई 8। r की वैल्यू 8 है मतलब T9 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। कभी कभी ये भी पूछता है कि टर्म बता दो खाली, तो T9 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। उसने बोला वैल्यू बताओ T9 टर्म की, तो T9 शुड बी इक्वल्स टू, अगर हम T9 की वैल्यू निकालेंगे तो T9 की वैल्यू आएगी 12C। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। 8 अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 12C8। सिंप्लीफाई कर लेगा जो भी वैल्यू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, हम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनजीटी। क्या होता है थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की जगह बेटर है कि अपन एक फॉर्मूले से इसको वर्कआउट करते हैं। जब भी हम हमसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करते हैं, सबसे पहले हम उससे बोला है फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, कौन सा होगा वो बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एट x = 1/5, मतलब T5 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। यहाँ पे एक चीज होती है ग्रेटेस्ट एक होता है न्यूमेरिकली, मतलब आपने जब x की वैल्यू 1/5 रखी, x की वैल्यू 1/5 रखी, तो जो टर्म बना T1 T2 T3 में इसमें किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉड वैल्यू की बात कर रहा है, ध्यान रखना वो ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा जाता है फंडा समझेंगे अपन। सबसे पहले अपन निकालते हैं इसमें T ऑफ r प्लस 1 डिवाइडेड बाई TR को। T ऑफ r प्लस 1 डिवाइड बाई TR का फॉर्मूला होता है n माइनस r, मतलब n मैं फॉर्मूला लिख देता हूं n माइनस r प्लस 1 बाई r अपॉन मॉडुलस ऑफ by अपॉन ax। करेक्ट है, मस्ट बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1। इन द एक्सपेंशन किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ax प्लस by की पावर n में। ax प्लस by की पावर n में जब भी हमें एनजीटी की बात करनी हो तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट होता है, आप उसको याद रख लें कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1 के आई एक्सप्लेन यू थ्रू द एग्जांपल। जो हम करने जा रहे हैं उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे T ऑफ r प्लस 1 डिवाइड बाई TR की बात करी, T ऑफ r प्लस 1 डिवाइड बाई TR की बात कर रहे हैं। जब हमने TR प्लस 1 डिवाइड बाई TR की बात करी तो सारी वैल्यूज पुट करो। n की वैल्यू 15 थी, माइनस r आ गया, प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड बाई r आ गया, मॉडुलस आ गया, by मतलब माइनस का 5 इंटू x 1/5 आ गया अपॉन ax का मतलब 3 आ गया, शुड बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ से बन गया 15 प्लस 1 16 माइनस r बाई r का मॉड, और ये बन गया 1/3, मस्ट बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ गया 16 माइनस r ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 3r, तो 16 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 4r। यहां से आगे अपने पास 4 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू r। इक्वलिटी होल्ड कर गई, इंटीजर आने का मतलब इक्वलिटी होल्ड कर गई। तो इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। तो यहां से आ जाएगा T4, मतलब r की वैल्यू जब मैंने 4 ली एट r इज इक्वल्स टू 4, इक्वलिटी होल्ड कर गई। और इक्वलिटी होल्ड करके मतलब यहां पे पुट करेंगे तो आप बोलेंगे एट r इज इक्वल्स टू 4 T5 इज इक्वल्स टू T4। अब r की वैल्यू अगर मैंने 4 से छोटी ली 3 ली तो इनइक्वालिटी ये वाली होल्ड करेगी, ऊपर वाली इनइक्वालिटी बोलेगी कि T5 इज लेस देन T4, r की सॉरी 3 लिए मैंने, तो T4 इज लेस देन T3, T3 इज लेस देन T2, तो T4 इज द लार्जेस्ट, यहां से T5 इज द लार्जेस्ट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ कमेंट कर दिया कि T5 और T4 बराबर होंगे, यही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट भी होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर r की वैल्यू 4 से छोटी ली तो ऊपर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, लेट अस 3 ली, 3 यहां रखो, तो T4 by T3 ग्रेटर देन 1 बना, मतलब T4 ग्रेटर देन T3 बना। फिर r की वैल्यू 2 लो, अभी भी ऊपर वाली 2 रखो, तो T3 by T2 ग्रेटर देन 1, मतलब T3 T2 से बड़ा हुआ। तो ये इसका पूरा कंक्लूजन इस तरीके से आता है, शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो यूं बनाता है कि T4 इक्वल्स टू T5 है, T4 बड़ा है T3 से, बड़ा है T2 से, बड़ा है T1 से, और T5 बड़ा है T6 से, बड़ा है T7 से, बड़ा है T8 से, एंड सो ऑन, जो भी दे रहा होगा। तो T4 और T5 अपन के
क्या टर्म आ गए, ग्रेटेस्ट टर्म आ गए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्या होंगे, कैलकुलेट कर लो। T5 इक्वल्स टू T4 इज इक्वल्स टू T5 इक्वल्स टू T4 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला का दो तो 15C R की वैल्यू 5 लेंगे तो 4 आएगी। 15C4 इंटू 3 की पावर 15 माइनस 4 इंटू माइनस 1 की पावर 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू देगा वही हमारा आंसर होगा। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, T4 एंड T5 दोनों इक्वल होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट आर्टिकल अपन कवर करने जा रहे हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होती है, बेसिकली जैसे हम लोग बात करते थे अभी तक बायनोमियल की कि दो टर्म दे रखे हैं तो हम लोग इसके एक्सपेंशन की बात कर लेते थे। यहाँ पे दो से ज्यादा का टर्म दिए थे, 3 4 5 कुछ भी दिए, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्म में दे रखा है, द एक्सपेंशन ax plus by plus cz की पावर n। जनरल टर्म में जैसे होता था NCR, उसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। उस तरीके से ये जनरल फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। पहले वाले की पावर में p चढ़ा दिया अपन ने, दूसरे वाले की पावर में q चढ़ा दिया अपन ने, तीसरे वाली पावर में अपन ने r चढ़ा दिया। p1 हो जाए p0 हो जाए, q0 हो जाए, r की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि p प्लस q प्लस r का सम हमेशा n होना चाहिए। तो हर बार कोई ना कोई कोफिशिएंट आपको जनरेट वो करके दे देता है। जैसे मैं एक जे मेंस एग्जांपल ले रहा हूं, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 10। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ठीक है मैं आपको मल्टीनोमियल के एग्जांपल से इसको वर्कआउट करा के दिखा रहा हूं। तो आइए इसको समझते हैं कैसे ये वर्कआउट किया जा रहा है। अगर अपन इसका जनरल टर्म लिखेंगे, इसका 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 10 का, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा, दिस एक्सपेंशन शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। पहले वाले की पावर p, दूसरे वाले की पावर r, तीसरे वाले की पावर q। तो अगर मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 की पावर p आएगा, x की पावर q आएगा और x स्क्वायर की पावर r आएगा। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि एक तो सजेशन है कि p प्लस q प्लस r क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, करेक्ट है। और क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 4 का, तो जो भी x की पावर है उनका सम क्या होना चाहिए, पावर्स का सम 4 के बराबर होना चाहिए। तो दूसरी रिलेशन अपने पास आ गया, q प्लस 2r इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। क्लियर। तो अब इन दोनों कंडीशन के करस्पॉन्डिंग में p q r की कॉम्बिनेशन बना देता हूं कि p q और r क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे टेबल टाइप का बना लेते, कंफर्टेबल जल्दी होता है। आपको दिख रहा है q प्लस 2r को अगर मुझे 4 लेना है तो मैंने सीधे सीधे r से शुरू किया, r को 2 ले लिया, q को 0 ले लिया, तो p ने अपने आप 8 ले लिया, r को 1 ले लिया, क्योंकि r की मैक्सिमम वैल्यू मैं 2 ले सकता था, फिर r की वैल्यू 1 ले ली मैंने, तो q की वैल्यू 2 हो गई, और 2 और 1 3 के बाद ये 7 हो गया। फिर r को मैंने मिनिमम 0 ले सकता था, तो 0 ले लिया, तो q की वैल्यू 4 हो गई और p की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली 6 आ गई। यानी अपने पास 3 केस पॉसिबल है, यानी कि अगर अपन ने p को 8, q को 0 और r को 2 लिया तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट जनरेट होगा। सेम सेकंड केस, सेम थर्ड केस। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों केस के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट आएंगे उनका सम के बारे में बात कर लेनी है, ठीक है। तो तीन जो, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बनेगा बेटा, पहला बनेगा ध्यान देना 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। मैं ऐसे लिखना शुरू करता हूं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, बाकी तक की जरूरत थी क्योंकि सब 1 चल रहा है, प्लस फिर दूसरा आएगा हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। हर बार आप ऑब्जर्व करिएगा तो आपको हर बार जो सम दिखेगा वो 10 के बराबर दिखेगा, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, प्लस तीसरी बार रखेंगे 6 4 और 0, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दिया, इक्वेशन लिख दी है, सिंपलीफाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर आएगा आपके पास, that will be come out to be 615। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 615, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 615 है। तो क्लियर होगी पिक्चर किस तरीके से मल्टीनोमियल क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन मैंने सीधे सीधे आपको कराया और ये आर्टिकल आता है जेईई मेंस में, इसलिए इसको ध्यान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम हम लोग बहुत सारी चीजें वर्कआउट करेंगे, जिसमें एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। पहला है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि रूट a प्लस b की पावर n
किसी भी नंबर को अगर अपन ने लिया है बायनोमियल एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि उस नंबर के एक्सपेंशन में कुछ इंटीजर बैठेगा और कुछ उसका फ्रैक्शन बैठेगा। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इंटीजर और फ्रैक्शन की। तो अगर किसी रूट ए प्लस बी की पावर n का हमने एक्सपेंशन किया तो वो दो चीजों में सब में ब्रेक हुआ होगा, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, कुछ उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जैसे 17.9 तो 17 इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.9 उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। 0 पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, अगर ये रूट का टर्म ना होता तो हमेशा एक इंटीजर देता। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए इसका क्या एप्लीकेशन होता है, किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं, क्या क्या थॉट प्रोसेस होती है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इफ n belongs to i plus prove that the integral part of 7 plus 4 root 3 की पावर n is an odd integer। तो हमें बात करनी है कि एक ऑड इंटीजर होगा, इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो करा क्या जाता है वो समझेंगे। तो अपन ने मान लिया कि जो नंबर थे उसका नाम ले लिया अपन ने 7 plus 4 root 3 की पावर n, करेक्ट है। अब इसके बाद का पार्ट क्या होता है, कैसे थॉट आती है वो सोचिए जरा। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको लेट अस अज्यूम मैं लिखता तो आपको दिख रहा होगा कि इसके एक्सपेंशन में nc0 आएगा, 7 की पावर n आएगा, फिर nc1 आएगा, 7 की पावर n-1 आएगा, 4 root 3 आएगा एंड सो ऑन। तो इधर ध्यान से देखना, जहां जहां पे भी ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे वहां वहां रूट जरूर आएगा। तो हमें ऑड वाले टर्म नहीं चाहिए। अगर मुझे ऑड वाले टर्म नहीं चाहिए तो उसकी अप्रोच होती है कि इमीडिएटली एक नया नंबर अज्यूम कर लिया और वो इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए 7 - 4 root 3 की पावर n। दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बन जाएगा nc0 की पावर 7 की पावर माइनस nc1 7 की पावर n-1 4 root 3 एंड सो ऑन एज सच। क्लियर है। अब देखिए ये जो नंबर आपने n ले रखा था, ये जो नंबर आपने n ले रखा था, इस नंबर को मैं i प्लस f का फॉर्मेट दे देता हूं। तो n इज इक्वल्स टू i प्लस f। डेफिनेटली इंटीग्रल और फ्रैक्शन मिलकर के कुछ बना होगा। और मैंने यहाँ पे ये जो दूसरा एक्सपेंशन लिया है वो अपने मन से लिया है, तो मैंने अज्यूम किया कि वो क्या होगा। तो 7 - 4 root 3 मेरे प्यारे बच्चों एक फ्रैक्शन क्वांटिटी होगी। फ्रैक्शन क्वांटिटी की पावर में कुछ भी चढ़ाओगे अल्टीमेटली फ्रैक्शन ही आएगा। तो फ्रैक्शन की पावर में फिर से n चढ़ाया तो अल्टीमेटली फ्रैक्शन आया, तो नया फ्रैक्शन आ गया, उसको हमने f डैश लिख दिया। क्या लिख दिया, f डैश लिख दिया। अब हमें i प्लस f पता है, हमें f डैश पता है, और हमको ऑड वाले रूट वाले टर्म्स को हटाना था। तो मैं इन दोनों को देखो जोड़ूंगा। तो जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा I'll get a result over here i plus f dash should be equals to, observe this thing, so I'll get the value 2 times of nc0 7 की पावर n plus nc2 7 की पावर n-2 4 का स्क्वायर into 3 and so on। तो ये सब के सब मिल करके एक इंटीजर बनाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई है तो कैसा इंटीजर बनाएंगे, इवन इंटीजर बनाएंगे। तो i प्लस f डैश, i प्लस f डैश मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, एक इवन इंटीजर आ गया। i क्या है, इंटीजर है। f प्लस f डैश क्या है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, सोचना पड़ता है। तो आइए f प्लस f डैश के बारे में सोचते हैं कि f प्लस f डैश की थॉट प्रोसेस किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो f प्लस f डैश के लिए आपको पता होना चाहिए कि f किसके बीच में होगा, 0 से 1, f डैश किसके बीच में होगा, 0 से 1, दोनों को जोड़ दो तो f प्लस f डैश किसके बीच में आ गया, 0 से 2 के बीच में। अगर f प्लस f डैश 0 से 2 के बीच में आ गया, अगर f प्लस f डैश 0 से 2 के बीच में आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आई एक इंटीजर था, एक इंटीजर में क्या जोड़ा होगा, इंटीजर आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर जोड़ा होगा। तो ये जो इंटीजर होना चाहिए f प्लस f डैश, ये इंटीजर इसके बीच में होना चाहिए। कौन सा इंटीजर इसके बीच में बैठ रहा है, 1, यानी यहां से आ गया i प्लस 1 इज इक्वल्स टू इवन इंटीजर। तो यहां से i इक्वल्स टू क्या आ गया, ऑड इंटीजर। करेक्ट है, यही हमें प्रूफ करना था। फंडा क्लियर है, अप्रोच में आ गई। अगर यहीं पे पहले वाले में होता, मतलब इवन वाले के साथ रूट के टर्म चल रहे होते, तो हम दोनों को ऐड करने की जगह पे क्या कर रहे होते, सबट्रैक्ट कर रहे होते, क्योंकि हमें इवन वाले हटा करके ऑड वाले जनरेट करने। सबट्रैक्ट कर रहे होते, यहाँ पे f माइनस f डैश आता, सबट्रैक्ट करते तो वो -1 से 1 के बीच में आता, तो उसकी वैल्यू 0 होती। तो यहाँ पे f माइनस f डैश जनरेट होता, जिसकी वैल्यू क्या आती, 0। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन बाइनोमियल का देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में। सेकंड पॉइंट हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट। बहुत सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से चेक करने का तरीका। पीएनसी में उन्होंने अलग तरीके से डिविजिबिलिटी को देखा, यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से डिविजिबिलिटी को देखेंगे। बेटा 2 से डिविजिबिलिटी में फंडा क्या होता है, 3 से क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। यहाँ पे डिविजिबिलिटी का टेस्ट है कि जो नंबर आपके पास लिखा है उसमें वो टर्म बाहर निकल आया तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे उसने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, प्रूव दैट 9 की पावर n प्लस 7 is divisible by 8। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। 9 की पावर 7n, तो 9 की पावर n प्लस 7, मेरे प्यारे बच्चों इसको y मान लेना, हमेशा कैलकुलेशन करते हो कंफर्टेबल रह गया। 9 की पावर n को मैंने लिख दिया है 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 7।
अब आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आपको दिखेगा 8 टर्म तो 1 दिखेगा, फिर आपके पास आएगा nc1 into 8, फिर आपके पास आएगा nc2 into 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा ncn into 8 की पावर n प्लस का 7, ये 7 और ये 1 आप उठा लेंगे तो सबसे 8 बाहर निकल के आ जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब क्योंकि ये फॉर्मेट 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा है तो 110% किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो ये फंडा बेसिकली बाइनोमियल का इस तरीके से हम यूज करते हैं जब भी हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को वेरीफाई या चेक करना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट रिमाइंडर थ्योरम। या रिमाइंडर, किसी नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं तो अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ता है। क्या रिमाइंडर छोड़ता है, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, आइए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। 13 से अगर 5 की पावर 99 को हम डिवाइड कर रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। तो 13 को 5 की पावर 99 को अपन ने लिखा है 5 की पावर 99, हमेशा y मानते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका होता है मैनिपुलेट करने का। तो y इक्वल टू 5 की पावर 99 अपन ने वर्कआउट किया। अब इस पे 5 की पावर 99 में मेरे पास आ रहा है 13 से डिवाइड करना है 5 की पावर में। कोई नंबर ऐसा ढूंढो जो 13 के आसपास हो, 5 की पावर में 13 के आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा सर। नहीं बेटा दिख रहा है, क्या 13 से 26 और 5 से 25, 13 से 26 और 5 से 25, तो अब 25 क्रिएट करो। यहाँ पे 25 क्रिएट करने के मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, 5 into 5 की पावर 2 की पावर 49, करेक्ट है। तो बन गया y इक्वल टू 5 into 25 की पावर 49, जिसको मैंने लिख दिया 26 माइनस 1 की पावर 49। समझ आ रहा है। अब जब मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा तो सिर्फ आखिरी टर्म को छोड़ करके बाकी सब में 26 बैठा होगा। तो 26 को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि 26 इंटू लैम्डा माइनस का 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहां से इसको मैंने लिख दिया y इक्वल टू 13 इंटू के माइनस का 5। ये सब समझ आ रहा है कैसे लिखा है भाई। जब हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो पहला टर्म बनेगा 49c0 26 के पावर 49, सेकंड लास्ट टर्म बनेगा 49c 48 26 और लास्ट टर्म बनेगा 49c 49 विद -1। उसको छोड़ के बाकी सब में 26 आया। जब सब में 26 आया तो मैंने सबसे 26 बाहर निकाला, 5 बैठा रहने दो, 5 सिर्फ काम में आएगा आखिरी वाले टर्म में। तो जब मैं आखिरी वाले टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 छूटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 26 लैम्डा। डिवाइड किससे करना था, 13 से, तो 26 लैम्डा का तो कोई यूज ही नहीं था, मैंने उसको 13 के बना दिया। तो बेसिकली के क्या है, 2 लैम्डा। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरे पास 13 के -5 आ रहा था तो मैंने इसको ऐसे वर्कआउट कर दिया, 13 के -1 प्लस 13 -5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया 13 न्यू प्लस 8। तो आपका जो नंबर था y उसका फॉर्मेट आ गया 13 न्यू प्लस 8। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रिमाइंडर, तो आपको दिख रहा होगा कि जो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, 8। तो रिमाइंडर शुड बी कितना, तो रिमाइंडर इज 8। क्लियर। तो रिमाइंडर कितना है, 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फाइंडिंग द लास्ट डिजिट। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, यहां तक पूछता है वो आपसे, ठीक है। आईटी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये नहीं कह सकते नहीं आए हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से फोकस करते हुए केयरफुली इस आर्टिकल को समझना, क्योंकि आर्टिकल आसान आर्टिकल है बट लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बच्चों से हर बार बोलता हूँ बेटा इन सारे आर्टिकल पे थोड़ा सा फोकस किया करो। थॉट प्रोसेस ना एक्चुअली होता है क्या ना, आप लोग अपना थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से, आपको लगता है बस जुगाड़ दे दे सर, कोई बढ़िया सा जुगाड़ दे दो, दिमाग खट से क्लिक कर जाए, ठीक है। मैं जुगाड़ थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, बट फिर भी मैथ्स से प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी होती है। ये आपकी इन फ्यूचर हेल्प करती है, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आइए तो बात करिए फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 17 की पावर 10। तो सबसे पहले याद करना, जब भी आपसे लास्ट डिजिट की बात करें तो आपके पास एक 0 के मल्टीपल का नंबर बैठा होना चाहिए। 0 के मल्टीपल का मतलब ये नहीं कि 0 हो गया, 0 के मल्टीपल का मतलब 10, 20, 210, 220, 300, 310, एनीथिंग लाइक दैट फ्रॉम द नंबर विच इज गिवन टू यू, दैट इज 17। ओके, तो भाई 17, तो ये सोल्यूशन समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। सबसे पहले जितना मैंने बोला उसके बारे में सोचिए, क्या 17 से कभी आप 0 का मल्टीपल ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं सर। 20, अरे 20 माइनस 3 आएगा भाई, वो आपस में पेन करेगा। आप एक ऐसा नंबर ढूंढो कि उसमें कुछ जोड़ो या घटाओ तो 1 हो खाली, तो कंफर्टेबल आपके लिए ज्यादा रहेगा। तो 17 सोचिए, 17 का स्क्वायर 289, बहुत शानदार बात। तो 17 का स्क्वायर कितना आया, 289। तो हमने इसको लिख दिया 17 का स्क्वायर की पावर 5। तो यहां से अपने पास आ गया 17 का स्क्वायर मतलब 289, 289 की पावर 5,
289 को अपन ने लिख दिया 290 माइनस 1 की पावर 5। लो भाई, जो हमें चाहिए तो मिल गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट ध्यान रखना है। आपको गिवन नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो एक तो 0 का मल्टीपल बन जाए और डिफरेंस या सम कुछ भी हो वो 1 का ही होना चाहिए। क्यों कि अब जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो आपको दिख रहा होगा, इसका एक्सपेंशन करेंगे सर तो पहला टर्म क्या बनेगा बेटा, 5c0 290 की पावर 5, करेक्ट है, 290 की पावर 5। अगला टर्म आएगा माइनस का 5c1 290 की पावर 4। अगला आएगा 5c2 290 की पावर 3। अगला आएगा माइनस का 5c3 290 की पावर 2। अगला आएगा प्लस का 5c1 इंटू 290 की पावर 1 और लास्ट आएगा माइनस का 5c, यहाँ 4 आएगा, सॉरी, करेक्ट है। तो आप यहां देखिए 0 की पावर 5, 0 की पावर 4, 0 की पावर 3, 0 की पावर 2 और एक ये भी देगा तो 0 की पावर 3। तो जितने मैंने टिक किए इन सब में से 0 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3 जरूर निकलेगी। तो 10 की पावर 3 जरूर निकलेगी तो इसको मैं लिख दूंगा लैम्डा इंटू 1000। बाकी जो भी आएगा, बहुत बड़ा नंबर यहाँ बैठा हुआ है तो माइनस करने से वहीं से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा में से पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। क्लियर है। आगे बढ़ूंगा तो 5c4 5 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5 इंटू 290 माइनस 5c5 1 आ गया। यहां से y इक्वल टू आ गया लैम्डा इंटू 1000, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लैम्डा 1000। तो लैम्डा 1000 प्लस 5 इंटू 290 माइनस 1 का मतलब हो गया 0। 9 5 45, 5 4 कैरी, 5 10 4 14, 1450 में से एक गया तो 1449 बन गए, 449। अब देखिए जो आपके पास सामने नंबर है, ये मैंने इसको तो माइनस भी कर दिया, ठीक है। 1449 को लैम्डा इंटू 3 0 में जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, जो भी बनेगा 3 0 में 3 4 9 जोड़ेगा, यानी अल्टीमेटली जो ये नंबर का फॉर्मेट आएगा वो आएगा K449। तो फॉर लास्ट की तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इनफैक्ट लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट डिजिट इज 9, लास्ट 2 डिजिट इज 49, लास्ट डिजिट इज 449। क्लियर। तो याद रखना है क्या करना है, लास्ट डिजिट नंबर्स के लिए, लास्ट डिजिट नंबर्स के लिए हमें 0 का मल्टीपल ढूंढना है, कैसे भी क्रिएट करो उसको +1 या -1 के साथ सजाना है आपको, जो भी करें जिस तरीके से भी करें। क्लियर। कई बार ऐसा होता है कि हमें 11 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा तो हम उसको 10 + 1 लिख देंगे, या 211 मिल जाएगा तो उसको हम लोग 210 + 1 लिख देंगे, कई बार 209 मिल जाएगा तो उसको 210 -1 लिख करके मैनिपुलेट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इनफैक्ट लास्ट आर्टिकल होगा कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के बीच हम कैसे कंपेयर करते हैं, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। कई बार कई तरीके से इसको करने की अप्रोच होती है। लॉग में आपने देखा होगा, लॉग से इसके कुछ रेशियो में लेकर के 1 से बड़ा 1 से छोटा, इस तरीके से हम इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। कई बार हमें बाइनोमियल का यूज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है, इसको समझते हैं। Which number is larger? 1.01 की पावर 100000060 बैठे एंड 10,000, दोनों में कौन बड़ा है। उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास जो नंबर दे रखा है आपको दिख रहा है 10,000 से कंपेयर करना, तो आप इसी के बारे में बात करें, तो ये y के बारे में बात कर लेते हैं। y को लिखा है 1 + 0.1 की पावर 1 2 3 4 5 6। जैसे मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा तो आपके पास आएगा y = 1 + 1 2 3 4 5 6 c1 into 0.1 plus something positive, some positive चीज प्लस पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा पॉजिटिव नंबर होगा। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस, इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 1 1 2 3 4 5 6 into 0.1 प्लस पॉजिटिव नंबर। इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 10,000 बनेगा, 1 बनेगा प्लस 1 2 3 4 5 6,000 प्लस पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो 10,000 + 1 प्लस पॉजिटिव और 10,000, तो विच वन इज हायर, दिस श्योरली इंप्लाइज
तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 10,000 से बड़ा है। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल का इस तरीके से हम एप्लीकेशन लेकर के, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करना, इस तरीके से हम बाइनोमियल के एप्लीकेशन का यूज करके कई बार दो नंबर को कंपेयर करते हैं। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मेंस एडवांस दोनों में। मेंस के लिए हम बात कर रहे हैं तो मेंस में आने की पूरी तरीके से इसकी चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जैसे हम लोग बात कर रहे थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब एनसीआर की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं, उनके कुछ पॉइंट मैंने वर्कआउट कर रखे हैं। आइए ध्यान से की करके देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की 1 प्लस एक्स की पावर n की, तो आता है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस cn x की पावर n। और अगर उस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो I'll get a result that is the sum of the binomial coefficient which is come out to be 2 की पावर n। अगर मैं x को -1 पुट कर देता हूं तो प्लस माइनस का डिफरेंस आता है, अल्टीमेटली वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ। इन दोनों रिलेशंस को, इसको मैंने बॉक्स में इसलिए डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट है, आप याद रखोगे तो काम आएगा। फिर अगर मैं इस रिजल्ट को इस रिजल्ट को ऐड करता हूँ, अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर रहा हूँ बेटा, तो c0 प्लस c0 2 c0 आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 की पावर -1। ऐसे मैं इन दोनों रिजल्ट को सबट्रैक्ट कर देता हूं तो c1 प्लस c3 प्लस c5 हो जाएगा, दैट विल बी 2 की पावर n-1। अगला पॉइंट है, एक रिलेशन होता है NCR इज इक्वल टू n बाई r n-1 c r-1। स्टैंडर्ड फार्मूला है, सीधे NCR का फार्मूला लगाएंगे, मैनिपुलेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अभी अपन क्वेश्चंस में करते वक्त आपको दिखाएंगे, यूज करते हैं हम लोग, इससे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो NCR इज इक्वल टू n बाई r n-1 c r-1। क्लियर? चलिए एक इस तरीके से रिजल्ट और आता है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। अगेन दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड आर्टिकल। तो आप इसको ओपन कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे NCR का, NCR-1 का, और सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n+1 CR। रिजल्ट की तरह है, याद रखना है, इसलिए मैंने सारे रिजल्ट्स को एज इट इज लिख दिया और आपसे बोल दे रहा हूं, याद रखना है इसको, सीधे सीधे हम अप्लाई करेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, करेक्ट है, थर्ड वाला भी और सेकेंड वाला भी। आगे बढ़ते हैं। एक ये रिजल्ट होता है NCN प्लस n+1 CN प्लस n+2 CN प्लस m प्लस MCN इज इक्वल टू m+1 C n+1। कैसे आता है? अगर इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना चाहते तो ये थोड़ा सा मैं इंटरप्रेट करा देता हूं। तो वी आर वर्किंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की बात, आर्टिकल नंबर 4 के सोल्यूशन की बात करते हैं कहां से आता है, तो ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट होता है। इसमें क्या करना, पहले वाले रिजल्ट को इसे ब्रेक कर देना। तो आपके पास ये लिखा ना NCN प्लस का n+1 CN, मैं पहले दो टर्म बता रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं NC1 n+1 C1 प्लस n+1 CN। इन दोनों में मैंने ये वाला रिजल्ट यूज किया। पहले दो टर्म उठाए, NCN की वैल्यू 1 आती है, मैंने NCN को n+1 CN+1 लिख दिया, 1 ही रहेगा, और फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये रिजल्ट बन जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा तो ये बन जाएगा n+2 C ऑफ n+1। अब आप यहां से उतारोगे n+2 CN, तो फिर इसके पीछे बैठेगा n+2 CN। जब मैं n+2 CN को उतारूंगा तो इन दोनों को क्लब करूंगा तो दैट विल बी कम आउट टू बी n+3 C ऑफ n+1। ऐसे करते हैं लास्ट वाला उतारूंगा MCN। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जब मैं n+1 CN प्लस को ले रहा हूं तो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है n+2 CN+1, यानी इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। फिर जब मैंने n+2 CN को उतारा तो रिजल्ट निकल के आया n+3 CN+1, यानी इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। क्लियर है? तो ऐसे जब मैं लास्ट वाले को उतारूंगा MCN को, तो m में से एक ज्यादा हो गया, m+1 हो गया, n में से एक ज्यादा हो गया, n+1 हो गया। तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ये याद होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में मैंने वर्कआउट कर रखा है। फिर एक रिजल्ट आता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये कहां से इंटरप्रेट होता है, कैसे वर्कआउट होता है, ये इसको समझते हैं। तो रिजल्ट नंबर 5 का भी प्रूफ देख लीजिए आप। तो रिजल्ट नंबर 5 में हम क्या करते हैं, दो एक्सप्रेशन लेते हैं। एक तो लेते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर n, करेक्ट है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब एंड सो ऑन। फिर हम लोग ले लेते हैं एक इस तरीके से एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, उसको लिख देते हैं उल्टा। उल्टा लिखने का मतलब होता है x+1 की पावर n, वो बन जाता है C0 x की पावर n प्लस C1 x की पावर n-1 प्लस C2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो पहले और दूसरे को लेटर दे दूं, मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला हुआ था, इसको इक्वेशन 2 बोला हुआ था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करते तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाता है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और जो राइट साइड में आता है वो आता है C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय द सेकंड इक्वेशन C0
x की पावर n प्लस c1 x की पावर n माइनस 1 प्लस c2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। अच्छा, टफ आर्टिकल कहलाता है ये बाइनोमियल के अंदर। क्यों टफ कहलाता है? उसका वन ऑफ द रीजन होता है बेटा कि कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट की मैं बात करने जा रहा हूं इस आर्टिकल के अंदर, हाउ टू कलेक्ट द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। आइए, जब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे c0 का स्क्वायर मिलेगा x की पावर n के साथ, फिर मुझे c1 c0 मिलेगा x की पावर n प्लस 1 के साथ, फिर c2 c0 मिलेगा x की पावर n प्लस 2 के साथ एंड सो ऑन। तो सारे एक्सप्रेशन आएंगे और देखो c0 और लास्ट वाला यहाँ पे जो बैठा होगा खाली cn। कौन बैठा होगा लास्ट में? लास्ट में बैठा होगा बेटा खाली cn। तो c0 और cn जब मल्टीप्लाई होंगे तो कांस्टेंट आएगा और हाईएस्ट पावर आ जाएगी यहाँ से x की पावर n, यहाँ से x की पावर n। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट भी बनेगा, x की पावर 1 का कोफिशिएंट भी बनेगा। इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट। x की पावर 0 का कोफिशिएंट बनेगा, x की पावर 1 का भी बनेगा, x की पावर 2 का भी बनेगा एंड सो ऑन, और लास्ट में बनेगा x की पावर 2n का कोफिशिएंट, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होगी x की पावर 2n होगी। अब जो हमें चाहिए था ये उस पे आते हैं, हमें चाहिए c0 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, cn स्क्वायर। तो बात आ रही है कि हाउ टू कैलकुलेट c0 स्क्वायर। c0 स्क्वायर लाने के लिए कोई यहाँ से एक c0 चाहिए, यहाँ से एक c0 चाहिए। तो जैसे आप इन दोनों c0 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल गेट इट ओवर देयर? x की पावर n का कोफिशिएंट। फिर आप c1 को इस c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल गेट इट? x की पावर n का कोफिशिएंट। तो यानी बेसिकली इस पूरी पिक्चर में जो x की पावर n का कोफिशिएंट बैठा होगा, x की पावर n का जो कोफिशिएंट बैठा होगा वो बैठा होगा c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी जो हमें कैलकुलेट करना था बेसिकली किसका कोफिशिएंट है? लेफ्ट हैंड साइड से x की पावर n का, राइट हैंड साइड से x की पावर n का। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी हम किसका कोफिशिएंट निकालेंगे? x की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n की कोफिशिएंट को हम कंपेयर करने जा रहे हैं बोथ साइड। तो राइट साइड से तो अपने को मिल गया c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल cn स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिल जाएगा 1 प्लस x की पावर 2n, जिसको हम लिख सकते हैं 2n cn, x की पावर n का कोफिशिएंट। तो ये वो रिजल्ट आ गया जो रिजल्ट मैंने डायरेक्टली लिखा था। मैंने आपसे बोला था इसको याद रखना, काम का रिजल्ट है 2n cn। कैसे आता है? दिस आर्टिकल इज नोन एज कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट आर्टिकल। मैं एक्सपेक्ट करता हूं थोड़ा सा रिलेटिवली कम आते हैं, बट इसकी क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा किस तरीके से जेईई मेंस पूछता है। नॉट बाइनोमियल कोफिशिएंट पे रिलेटेड तो कम पूछता है, बट पूछता है, ये नहीं कहेंगे नहीं पूछता है, बट जनरल में ज्यादा अच्छे से आता है। एडवांस के लिए भी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्कआउट करा के देखिए पॉइंट नंबर 5। आइए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 4 जैसे किया था अपन ने वैसे ही है, nc0 n+1 c1 n+2 c2 n+r cr। तो इसमें एक बढ़ा देना और इसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लेना। ये वही से बनेगा जैसे लिखा हुआ है nc0, तो मैं इसको लिख दूंगा n+1 c1, nc0 तो इसको लिख दूंगा n+1 c1, n+1 c1 सॉरी nc0 की वैल्यू होती है 1, n+1 c0 की वैल्यू 1 होगी। फिर से ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्लब होता चला जाएगा, अल्टीमेटली वही रिजल्ट आपका दे देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 4 का प्रूफ दिया था इससे पहले, वैसे आर्टिकल नंबर 6 का प्रूफ आएगा। चलिए अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो अब चलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे वर्कआउट करते वक्त। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं वर्कआउट करवाऊंगा आपको एक चीज याद रखनी है कि सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं? सारे क्वेश्चन बेस्ड है 1 प्लस x की पावर n के एक्सपेंशन के बिहाफ पे। सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, केयरफुली देखते जाएंगे। हमें इसको सॉल्व करने के बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं बेटा। पहला मेथड होता है कि हम इसको जनरल टर्म से सॉल्व कर ले, दूसरा मेथड होता है कि हम इसमें फैटिक-कोलगॉस मेथड लगा ले, तीसरा मेथड होता है इसमें हम कैलकुलस यूज कर ले, कोफिशिएंट कलेक्शन यूज कर ले। तो सारी चीजों को देखते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, जनरल मेथड का यूज करने जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम वर्कआउट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये जो एसएन निकालना था, लेट मैं इस पूरी सीरीज के सम को एक एसएन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एसएन। तो एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टीआर। टीआर मतलब इस सीरीज का जनरल टर्म हो जाएगा r+1 into NCR। r is moving from 0 to n, करेक्ट है। चेक कर लीजिएगा एक बार वेरीफाई करने के लिए। इसको क्या करना, दो ब्रेक अलग अलग सीरीज में ब्रेक कर देना। एक हो जाएगा r into NCR, दूसरा हो जाएगा सिग्मा NCR। सिग्मा NCR सबको पता है क्या होती है वैल्यू, 2 की पावर n। शानदार बात। अब बात आती है r into NCR की समेशन की बेटा। तो r into NCR के समेशन में हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? r into NCR को लिख सकते हैं n into n-1 c r-1 प्लस सिग्मा NCR।
एक छोटी सी चीज है ध्यान रखना, ये r इज इक्वल टू 0 टू n चल रहा है, ये r इज इक्वल टू 0 टू n चल रहा है, ये r इज इक्वल टू 0 टू n चल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब ये r इज इक्वल टू 1 टू n चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 पे नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम इसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 1 से। इसमें से n बाहर निकाल लेंगे, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये भी बन जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 2 की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n, दोनों में से 2 की पावर n माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे, अल्टीमेटली उत्तर आ जाएगा n प्लस 2 2 की पावर n माइनस 1। शानदार बात, बेहतरीन तरीका। चलिए, तो ये मैंने किससे वर्कआउट किया इस क्वेश्चन को? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग क्या? जनरल टर्म। जनरल टर्म लिखा, समेशन लगा के सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत बेस्ट अप्रोच होती है मेरी नजर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो जब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया रखा है? ध्यान से ऑब्जर्व करें, c0 माइनस c1/2 प्लस c2/3 c3/4 एंड सो ऑन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसकी थॉट कहां से आती है? क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड के सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो देखिए प्लस माइनस चल रहा है, ऊपर प्लस 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 चल रहा था। जब ऊपर प्लस 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 चल रहा था तो मेरे दिमाग में किसका एक्सपेंशन सोचा था मैंने? 1 प्लस एक्स की पावर n का। शानदार बात। अब प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, तो मैं किसका एक्सपेंशन सोचूंगा? 1 माइनस एक्स की पावर n का। बिल्कुल शानदार बात का। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखा, 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखा, जो एक्सपेंशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? c0 माइनस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल माइनस 1 की पावर n cn x की पावर n। करेक्ट है? तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, नीचे 1 2 3 4 चल रहा है n प्लस 1, अगर ऊपर 1 2 3 4 चलता है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर नीचे 1 2 3 4 चलता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सेम फंडा आई एम यूजिंग ओवर हियर, मैं दोनों साइड क्या करने जा रहा हूं? इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वगैरह आता है, ये सारा दिमाग में आता है, तो इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं? आप ध्यान से इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेट करके आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 विद अ माइनस साइन डिवाइडेड बाय n प्लस 1। करेक्ट है? यहाँ बैठेगा c0 इंटू एक्स माइनस का c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, जो भी हमें चाहिए था। अब अगर हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया था बेटा, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर इस इंटीग्रेशन को मैं 0 से 1 कर दूं, 0 से 1 कर दूं, तो यहाँ जो लिमिट चलेगी वो चलेगी 0 से 1। अब आप सोच रहे हो सर ये 0 से 1 ही लिमिट हमने क्यों चलाई? उसका रीजन है बेटा, यहाँ पे देखो c1 के बगल में, c2 के बगल में, c3 के बगल में, cn के बगल में कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, यानी कि जो भी ये x के कोएफिशिएंट थे, जो भी ये x के टर्म से, ये सब गायब होने चाहिए। इन सब को गायब करने के लिए हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 1। यहीं पे अगर लिखा होता लेट अस अज्यूम 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो हम 0 से 2 लगाते हैं। यहीं पे लिखा होता 3 स्क्वायर 3 क्यूब, तो हम 0 से 3 लगाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। 1 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे, तो पहले मैं उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव है, 0 रख करके अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और 1 रख करके आ जाएगा अपने पास 0। तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू c0 माइनस c1/2 प्लस c2/3 एंड सो ऑन। तो जो हमें रिजल्ट चाहिए था उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन n प्लस 1। क्या वैल्यू आ गई? 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं, थर्ड का सोल्यूशन, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे c0 c2 c1 c3 c2 c4 ये सब लिखा हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि ये दो बाइनोमियल टर्म्स का प्रोडक्ट है, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आर्टिकल है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस करके दिखाया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n और x प्लस 1 की पावर n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अपने पास क्या मल्टीप्लिकेशन करके आएगा? c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर टिल cnx की पावर n, और ये मल्टीप्लाई होगा c0x की पावर n प्लस c1x की पावर n माइनस 1 प्लस c2x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। करेक्ट है? ध्यान देना बेटा केयरफुली। तो अब हमें चाहिए था c0 c2, तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, थोड़ी देर पहले मैंने बात कर ली थी। तो यहाँ से मैं c0 को उठाऊंगा और यहाँ से मैं c2 को उठाऊंगा, फिर मैं यहाँ से c1 को उठाऊंगा, यहाँ से मैं c3 को उठाऊंगा। एक टर्म और लिख दो चाहो तो यहाँ पे साथ में बैठा होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस c3 x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करें, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, शानदार बात। तो जब हम इस पे वर्कआउट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको दिखा रहा होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n बना देगा ये। तो
अब जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आपको दिख रहा होगा खूब सारे टर्म्स का जनरेट होंगे। हमें क्या चाहिए, C0 C2, तो डैश डैश डैश। अब जो चाहिए था वो किसका कोफिशिएंट बनेगा, C0 C2 x की पावर n-2 का। हमने x की पावर n-2 का कोफिशिएंट कलेक्ट किया, वो बना C0 C2, फिर बना C1 C3, फिर बना C1 C3, ध्यान से देखते हैं ना। अगला बनेगा C2 C4 एंड सो ऑन। तो ये जो कोफिशिएंट आया ये किसका आया, x की पावर n-2 का। तो राइट साइड से समझ में आया क्या किया मैंने, तो राइट साइड से किसका कोफिशिएंट बना, x की पावर n-2 का। तो लेफ्ट साइड से भी हम किसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे, x की पावर n-2 का। तो 2n cn 1 प्लस x की पावर 2n में x की पावर n-2 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कलेक्ट कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2। तो लेफ्ट हैंड साइड से अपने पास आएगा 2n-2, राइट साइड से आएगा जो चाहिए था दैट इज C0 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक आर्टिकल है, थोड़ा सा हैवी आर्टिकल कहलाता है कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट का। अगर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एडवांस के अंदर है, मेंस के अंदर नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस को उठा रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करिए किस तरीके से जेईई मेंस के क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, बेटा उसको भी ध्यान दें। उसने बोला जहां कहीं भी CR लिखा हुआ है बेसिकली 25 CR है, ठीक है। तो C0 प्लस 5C1 प्लस 9C2 प्लस 101 C2 25 इक्वल टू 2 की पावर 25 इनटू k निकालना है। ऑब्वियस सी बात है किसके अंदर की बात कर रहा हूं, 1 प्लस s की पावर n की। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको जनरल टर्म से वर्कआउट करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में SL लिखा हुआ था, SL मान लेता हूं मैं इसको, या चलो S मान लेता हूं, सिर्फ n नहीं मान रहा हूं। तो जो S है उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 159,101 का जनरल टर्म आएगा 4r प्लस 1, चेक कर लेने एक बार। और सामने बैठेगा CR, R मूव करेगा 0 से लेकर के 25 तक। क्लियर? अभी जस्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल किया, सिमिलर किया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए अलग अलग लिख देते हैं। तो सिग्मा R इंटू CR आ गया 4 टाइम्स, सिग्मा CR आ गया, ठीक है। ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 25 इंटू CR माइनस 1, करेक्ट है, प्लस का सिग्मा CR। तो ये बन गया आपके पास 4 इंटू 25 इंटू 2 की पावर 24। पता ना कैसे आएगा, क्योंकि R की वैल्यू कहां से कहां तक मूव करेगी, 1 से लेकर के 25 तक, और यहाँ पे 0 से लेकर के 25 तक। देख लो भाई, समझ लो, कोई दिक्कत हो रही पूछ लेना। क्लियर? अच्छे से सोचना, अभी किया था जेईई मेंस से क्वेश्चन है। स्पीड क्या होती है वो देखिए, 2 की पावर 25, पूरी पिक्चर से 2 की पावर 25 को बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा आपके पास कितना, 25 दूनी 50 प्लस 1, यानी यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज की इज इक्वल्स टू 51। क्या ये कितनी आ गई, 51। कंपेयर कर दिया मैंने सीधे। भाई मैं क्या कर रहा हूं वो देखें, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी आप जेईई मेंस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं तो स्पीड बहुत मैटर करती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ट्रिपल के, कितना, क्या और कैसे। ट्रिपल के, मस्ट रिमेंबर दिस ट्रिपल के, कितना लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो बहुत शानदार सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ 20CR 20C0 20CR minus 1 20CR1 20C0 20CR is maximum फाइन। आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ पैरामीटर कोएफिशिएंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। मैं इसकी एक ट्रिक सिखाता हूं आपको। क्या करना, इस सीरीज का जो सम होता है, वो सम होता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना ध्यान से। इस सीरीज का जो सम होता है बेटा, वो सम होता है कि ऊपर वाले को जोड़ दो 40 आ जाएगा और नीचे वाले को जोड़ दो R आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 40 R 40 R 40 R।
तो इस पूरे का सम आता है 40 CR, जिसको हमें मैक्सिमम करना है। तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब R की वैल्यू कितनी होगी 20। तो करेक्ट आंसर इज R इज इक्वल्स टू 20। डन। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स। ये बेसिकली स्पेसिफिकली प्योर जे मीन्स का आर्टिकल है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो मुझे कम है एडवांस पे इस चीज की पूछनी, बट फिर भी ठीक है। क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 प्लस एक्स की पावर का एक्सपेंशन, तो हम लोग लिखते हैं NC0 की वैल्यू 1, मैंने इसको 1 लिख दिया। फिर आता है NC1 जिसकी वैल्यू n इंटू एक्स, उसको x लिख दिया। फिर आता है NC2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, NCR इंटू एक्स की पावर एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। एक्चुअली में ये जो x है ना, ये जो n है ना, ये n इंडेक्स में जो पावर में बैठा हुआ है ना, ये एक्चुअली में होता है क्या, ये होता है नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन। या तो ये i माइनस होता है या तो फ्रैक्शन होता है, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन। इसलिए हम कभी भी नेगेटिव इंटीजर है, जैसे मैं बोलूं कि -2c1 बताओ, तो लॉजिक नहीं होता है। NCR इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर n and r पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो ऐसे ही मैं बात करूंगा यहाँ पे n बिलोंग्स टू i माइनस और फ्रैक्शन लिखा होगा, तब उसके बारे में कमेंट n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन होगा, और जो x होना चाहिए वो हमेशा मॉड x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, तो इन जनरल होता है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 माइनस x की पावर माइनस n इज n प्लस r माइनस 1 CR। एज अ रिजल्ट याद रखना। जनरल टर्म की बात करते हैं 1 प्लस x की पावर n इज, तो जनरल टर्म आता है t ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इनटू n माइनस 1। यही से उठा करके मैंने इसकी वैल्यू ली है और इनटू x की पावर r मैनिपुलेट कर दिया। अब बात आ रही है एक जेईई क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, होपफुली लास्ट ईयर का शायद क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 इन 1 माइनस t की पावर 6 1 माइनस t का होल क्यूब। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा। हमने इसमें इसको y मान लिया, जिसका कोएफिशिएंट करेक्ट करना था। तो y इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 1 माइनस t की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस t का होल क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करने के लिए लिखा हुआ है 1 माइनस t की पावर 6 का होल क्यूब इनटू 1 माइनस t की पावर माइनस 3। अब आपको दिख रहा होगा कि हमें t की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। t की पावर 4 का कोएफिशिएंट यहां से कभी नहीं आ सकता है, तो यहां से खाली t की पावर 0 निकलेगा और यहां से निकलेगा t की पावर 4 का कोएफिशिएंट। करेक्ट है? फिर से बताऊं, समझ में आ रहा है? क्योंकि पावर 6 चल रही, क्यूबिक है, 6 की मल्टीपल में आएगा, 6 की मल्टीपल में आएगा, 4 तो कभी नहीं देगा। तो यानी कि हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 चाहिए इन y, वो बेसिकली आ जाएगा डायरेक्ट यहीं से, इससे। ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये एक्सप्रेशन यहां से आपको हेल्प करेगी x की पावर r का कोएफिशिएंट निकालने के लिए। तो यूज कर लेते हैं अपन, n की वैल्यू 3 है, प्लस r 4 है, माइनस 1 cr 4 आ जाएगा। 4 3 7 में से एक गया 64 का मतलब हुआ 6 3 15, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 15। तो जो कोएफिशिएंट आ जाएगा t की पावर 4 का, उसका आंसर क्या होगा 15। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्योर जी मीन्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे उठाए हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, होपफुली ये शायद प्रीवियस ईयर या इस साल में कुछ आए हुए क्वेश्चन है, जनवरी वाले। ये आर्टिकल या ये जो क्वेश्चंस मैं करने जा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल पे बेस्ड है। वो आर्टिकल है कलेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट, जो हम लोगों ने बात करी थी। कोएफिशिएंट कैसे, कोएफिशिएंट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से आना चाहिए। आइए एक ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18। x की पावर 18 का कोएफिशिएंट बताइए इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x 1 माइनस x की पावर 10 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 9। तो भाई x की पावर 18 इतना सारा मल्टीनोमियल दिमाग में आ रहा होगा? नहीं, ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्यों है? आइए ध्यान दीजिए। यहां से आप क्या करिए, 1 माइनस x की पावर 9 को इसके साथ भेज दीजिए, 1 माइनस x की पावर 1 को इसके साथ भेज दीजिए। तो जैसे आप ये दो टर्म भेजेंगे तो आपके बन जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर, ये यहां से आ जाएगा 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x से जब पावर 9 में लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस x क्यूब की पावर 9। फॉर्मूला याद होने चाहिए दोनों, करेक्ट है? तो अगर मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं तो अपने पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी 1 माइनस x क्यूब की पावर 9 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x क्यूब की पावर 9। मेरे प्यारे बच्चों कुछ दिखा? बिल्कुल दिखा, करेक्ट है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 किसमें चाहिए? इन y विच इज इक्वल्स टू। तो देखो भाई 18 का कोएफिशिएंट कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये उसको समझते हैं। 3 का मल्टीपल है 9 9 27 18 जरूर आएगा, करेक्ट है? 3 का मल्टीपल है 2 मतलब 16 16 कभी नहीं आएगा। तो यहां से कभी भी x की पावर 18 का कोएफिशिएंट नहीं आएगा। कोएफिशिएंट सिर्फ x की पावर 18 का देगा कौन? तो ये देगा। कैसे देगा? 18 मतलब 3 की पावर 6, तो बेसिकली हो गया -1 की पावर 6 इंटू 9c6। तो करेक्ट आंसर इज 9c6। क्लियर? बिल्कुल शानदार बात। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कलेक्शन समझ में आ गया। ध्यान रखना बेटा, कभी भी ये नहीं क्वेश्चन देखा हैवी पावर देखिए बेहोश होकर पड़े हैं, नहीं बेहोश नहीं होना है, मल्टीनोमियल नहीं होता है हर बार। फोकस करिएगा इस चीज पे। ये पर्टिकुलर आर्टिकल इसमें कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट पे फोकस करना होता है, तो कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट की बात करना स्टार्ट करें। क्लियर हुआ? तो आप इसको सजाइएगा। मैक्सिमम केसेस में जेईई मेंस में मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैक्सिमम केसेस में जेईई मेंस में फॉर्मूला सच के ही मिलेगा। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब बोथ 0 in 1 plus ax plus bx square 1 minus 3x की पावर 15 then a plus b is, ठीक है। चलिए फिर से हमने लिख दिया, तो y is equals to 1 plus ax plus bx square into 1 minus 3x की पावर 15। अब हमें क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब चाहिए। तो हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन y equals to 0 जो कि दिया गया है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए, तो 1 के साथ x स्क्वायर बिल्कुल आएगा, कितना आएगा? 15, यहां से x की पावर 0, यहां से x स्क्वायर, तो 15c0 15c2 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 हो गया, करेक्ट है। यहां से x तो प्लस का माइनस का 3a इंटू 15c1, करेक्ट है। फिर b, फिर यहां से 0, तो प्लस का b इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन बन के आएगी। इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं मैं इसको। इसी तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कलेक्ट करेंगे। x क्यूब इन y वो भी दिया गया है 0, x क्यूब भी 0 दिया गया। थोड़ा सा कैलकुलेटर को ध्यान देना। तो x क्यूब तो 1 के साथ क्यूब निकलेगा, तो माइनस का 27 इंटू 15c3 आएगा, x स्क्वायर आएगा, तो प्लस का 9a इंटू 15c1 आएगा, bx स्क्वायर तो x आएगा, माइनस का 3b इंटू 15c1 इक्वल्स टू 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 आई। ए फर्स्ट फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, ताकि दोनों इक्वेशन से हम ए और बी को सॉल्व कर लेंगे इजीली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैनिपुलेट कर लेगा। आंसर बता देता हूँ, ए और बी क्या आते हैं अपने। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो ए और बी की वैल्यूज आती हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर पे ध्यान देना। ए 28 आएगा और बी आएगा आपका 315। शानदार बात, कंफर्टेबल, क्लियर, ओके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फंडा क्लियर है ना? कोफिशिएंट कलेक्शन अगेन कैसे किया है फिर से बताना है, फिर से देखो ना। 9 इंटू 15c2 का मतलब है यहाँ से 0, यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से x की पावर 1, यहाँ से x की पावर 1, यहाँ से x की पावर 2, यहाँ से x की पावर 0, तो x स्क्वायर, ऐसे x क्यूब। This is called the collection of coefficient from the product of two series. चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3. Question number 3. Find the coefficient of x की power 7 in the expansion of 1 plus x की power 10 plus x 1 plus x की power 9 plus x square 1 plus x की power 8 till x की पावर 10, x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। एक और सीरीज दे रखा है, मैंने इसको y माना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैं से 1 प्लस x की पावर 10 को अगर बाहर निकाल लूं तो ये सीरीज मिलेगी आपको 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल x अपॉन 1 प्लस x की पावर 10। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? जीपी की सीरीज। बिल्कुल शानदार बात, जीपी का सम लगा दिया आपने। तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 को तो आपने बाहर ही रखा, अंदर आपके पास क्या है उसको देखते हैं। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10, टोटल टर्म आएंगे 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फॉर्मूला याद है क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर की पावर अपॉन 1 माइनस आर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? टोटल 11 टर्म्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और सजा दिया, तो बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 10, ये कटे गया और ये 11 आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 10। सब सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, ये इससे कट गया। यहाँ से अपने पास क्या मिल गया? तो यहाँ से अपने पास मिल गया 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11। पूछा क्या गया? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 यहीं से मिलेगा क्योंकि 11 तो कट जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ
x की पावर 7 इन y इज इक्वल्स टू 11c7। तो आंसर आएगा 11c7। 11c7 is the correct answer. 11c7 is the correct answer. Let me check the answer. So that value should become out to be 330. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है, find the coefficient of term independent of x. Find the coefficient of term independent of x in 1/60 x की पावर 8/81 2x square minus 3 upon x square की पावर 6। तो देखिए इसमें क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 1/60 माइनस एक्स की पावर 8/81 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर की पावर 6। तो आइए मैं y मान रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू अपन ने क्या माना है, 1/60 गिवन है जो, माइनस एक्स की पावर 8/81 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर की पावर 6। ठीक है, और हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 चाहिए। दो पार्ट में ब्रेक कर दो इसको। तो पहला पार्ट तो लिख दिया 1/60 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर की होल पावर 6 माइनस x की पावर 8/81 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर की पावर 6। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 एज वेल एज यहां से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 दोनों कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखता इस सीरीज से, दिख रहा होगा आप लोगों को कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था। तो t ऑफ r प्लस 1 अगर मैं इसका लिखूंगा तो आ जाएगा 6r इंटू 2 की पावर 6 माइनस r इंटू -3 की पावर r इंटू x की पावर 12 माइनस 4r। ठीक है, चेक कर लेना। एक्स स्क्वायर की पावर तो 2 माइनस 2r और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर r, तो 2 माइनस 2r 2 माइनस 4r। करेक्ट है। अब 12 माइनस 4r को मैंने 0 कर दिया क्योंकि मुझे x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए। तो 12 माइनस 4r को 0 कर दिया अपन ने, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3। r की वैल्यू 3 आ गई, तो इस वाली टर्म ने दे दिया r की वैल्यू 3 होनी चाहिए तब कोफिशिएंट निकलेगा। आइए इस पे निकालते हैं। तो t ऑफ r प्लस 1 सेम बनेगा 6r 2 की पावर 6 माइनस r माइनस 3 की पावर r इंटू x की पावर 12 माइनस 4r। अब की बार हमें x की पावर 8, तो ये -8 होना चाहिए। तो अपन ने 12 माइनस 4r इज इक्वल्स टू -8 लिखा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 12 8 20 5। तो इसने r 5 दिया और इसने r 3 दिया, दोनों का यूज कर लेंगे, कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 y लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन y इक्वल्स टू, यहां से गिरेगा 1/60 r को 3 रखते जाओ इंटू 63 2 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, आगे बढ़ गया। माइनस का 1/81 r की वैल्यू 5 रख दो 65 2 की पावर 1 6 माइनस 5 इंटू -3 की पावर 5। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा फाइनल आंसर होगा। आंसर क्या आएगा, फंडा समझ में क्या किया, अरे बेटा फंडा समझ में आया क्या किया, अलग अलग लिखा। इससे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकाला, इससे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -8 निकाला, क्योंकि बाहर ऑलरेडी 8 बैठा हुआ था। x की पावर 0 बनाने के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। इससे करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा, आई विल टेल यू द आंसर। तो इसका जो आंसर आता है दैट विल बी कम आउट टू बी
come out to be -36 -36। ठीक है, अपना एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 4, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा रिवाइंड करके क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है is the sum of all the coefficient of all the even powers of x in the product of 1 plus x, प्रोडक्ट दे रखा है y is equals to, मान लेता हूं उसको 1 plus x square till x की पावर 2n multiply by 1 minus x plus x square till minus plus x की पावर 2n। तो इसके प्रोडक्ट में जो भी इवन पावर्स हैं उनके कोएफिशिएंट का सम 61 है, तो n की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने इस प्रोडक्ट को एक नई सीरीज मान ली, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश टिल a4n x की पावर 4n। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट निकालना है, x की इवन पावर्स कम, तो a0 a2 a4 टिल a4n, इसका सम निकालना है। इवन कोएफिशिएंट्स का सम, इवन पावर कोएफिशिएंट का सम निकालने के लिए सिंपल सा फंडा होता है, एक बार x को 1 पुट करो, एक बार x को -1 पुट करो और दोनों को ऐड कर दो। सिंपल सा फंडा, एक बार 1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो, दोनों को ऐड कर दो। जब x को 1 पुट किया हमने तो अपने पास आया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड a0 a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन डैश डैश, which is equals to how much? x को 1 पुट करेंगे तो 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus minus 1, तो अल्टीमेटली 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 1 1 कितनी बार? 2n plus 1 times, 2n plus 1 times। और जब x को 1 पुट करेंगे तो, और जब x को -1 पुट करेंगे तो ये आएगा a0 minus a1 plus a3 सॉरी plus a2 minus a3 and so on, और इसके सम की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी, that value should be come out to be again 2n plus 1। n की वैल्यूज पुट कर रहे हैं बेटा, n की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इनका सम 2n plus 1 आ गया, इनका सम 2n plus 1 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि हमें इवन चाहिए। तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे I'll get the value 2 times of a0 plus a2 till dash dash is equals to 4n plus 2, तो a0 plus a2 dash dash till equals to 2n plus 1 which is given as, कितना given है ये पढ़े क्वेश्चन में पीछे देख करके। हाँ बेटा, तो पीछे आपने देखा होगा, तो इसके सम की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है? दैट विल बी गिवन है 61। यहां से n कैलकुलेट कर लीजिएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने बाइनोमियल को कवर किया। होपफुली आप लोगों ने काफी चीजें सीखी होंगी और कई चीजें आपको नहीं पता चली होंगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। मेरा आप सबसे सजेशन है कि आप इसको कंप्लीट करने के बाद जेईई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से वर्कआउट करें, जितने आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मेंशन करें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।